नमस्कार, न्यूज वेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारे ऐसे खास मेहमान आज आए हैं जो मार्च में इसी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन करीब 9 माह बाद हमने फिर उन्हें बुलाया है। पिछली 5 तारीख से हम उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर व्यस्तता के कारण वे आज हमारे स्टूडियो में आ पाए हैं। डॉक्टर ललित मोहन पंत ने 3 लाख परिवार नियोजन के ऑपरेशन किए हैं। 5 तारीख को उनका 3 लाख ऑपरेशन करने का लक्ष्य पूरा हुआ, जो दुनिया में सर्वाधिक है। परिवार कल्याण के ऑपरेशन करने में विश्व का सबसे पहला स्थान उन्हीं का है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां स्थान भी उन्हीं का है, क्योंकि किसी और डॉक्टर ने, किसी और अकेले डॉक्टर ने परिवार कल्याण के 1 लाख ऑपरेशन भी किए हों, ऐसा कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम 10 दिनों से कोशिश कर रहे थे आपको बुलाने की हमारे स्टूडियो में, लेकिन आपने अब समय निकाला। तो क्या करते रहे? क्या 3 लाख ऑपरेशन होने के बाद भी आपके ऑपरेशन का दौर चल रहा है? हाँ, मेरे ऑपरेशंस लगातार शिविर चलते रहते हैं। मेरे दिन सप्ताह के हर दिन मेरे व्यस्त रहते हैं इन दिनों में, खास तौर से क्योंकि ये सीजन है जिन दिनों में ज़्यादातर परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए लोग बाग बड़ी तादाद में अस्पतालों में आते हैं। तो सुबह से शाम और रात हो जाती है और समय नहीं मिल पाता। तो कैसे इतने ऑपरेशन आपने किए? कितने साल से आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं? और कहते हैं कि एक ऑपरेशन का मतलब है 2.7 लोगों की जिंदगी को आने से रोकना, इतनी आबादी को बढ़ने से रोकना। तो 3 लाख ऑपरेशन का मतलब है कि आप 8,13,000 से अधिक लोगों को इस पृथ्वी पर आने से आपने रोका, जिसके कारण इतने बच्चे और पैदा होते। और खास बात यह कि शिशु मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर जो इस देश में काफी ज्यादा है, हजारों महिलाएं मौत के काल में जाने से बच गई आपके इस अभियान के कारण। तो क्या है शिशु मृत्यु दर का और मातृ मृत्यु दर का क्या आंकड़ा है, क्या संपर्क है परिवार नियोजन से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परिवार नियोजन ऑपरेशन करने से या परिवार नियोजन करने से 20% तक शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और 1/3 मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, ऐसा सांख्यिकी गणना है। यानी हजारों माताओं की मौत आपने रोकी या रुक गई आपके ऑपरेशन के कारण? मैंने तो क्या रोकी, ईश्वर इस सब के पीछे होता है। मैं माध्यम बना, ये मेरे लिए एक सुखानुभूति है। भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय का एक दल है जिसमें केवल आप फील्ड कार्यकर्ता जिन्हें परिवार कल्याण के क्षेत्र के लिए चुना गया है, या क्या है संगठन ये और क्या काम करना होता है इसमें? भारत सरकार का जो हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग का जो डिवीजन है, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी वो विभाग काम करता है। देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम किस तरह से चलाया जाए इस बारे में उसमें मंत्रणाएं होती हैं और देश भर में उसका फिर अनुपालन किया जाता है। तो जो लोग ये पॉलिसीज बनाते हैं उनका एक दल होता है जिसको जो विशेषज्ञ हैं वो भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विंग को अपनी सलाह देते हैं। और आप फील्ड के एकमात्र डॉक्टर हैं? जी, मुझे इस मंत्रालय की ओर से जो फील्ड में जो सर्जन्स काम कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि के बतौर ये सम्मान दिया गया है कि देश भर से मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस विशेषज्ञ ग्रुप का या दल का एक सदस्य है। आपको एक्सपर्ट के रूप में परिवार कल्याण ऑपरेशन शिविरों में बुलाया जाता है। तो ऐसे कौन से ऑपरेशन है जो दूसरे डॉक्टर नहीं कर पाते और आप कर पाते हैं? बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आमतौर पर शिविरों में नहीं किए जा सकते या यूं भी नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यदि किसी महिला का एक बार पेट खुल जाए किसी ऑपरेशन के दौरान, जैसे सिजेरियन ऑपरेशन हो या पेट की कोई गांठ हो जिसको निकालने के लिए लैप्रोटमी जैसा ऑपरेशन किया गया हो। कई बार कई महिलाएं गरीब परिवारों में ऐसी भी हैं जिनके 1, 2, 3 सीजर, कई बार 4 सीजर तक भी हुए हैं। सीजर का मतलब पेट को चीर करके बच्चे को निकालना। तो ये सारे ऑपरेशन होने से उसके पेट में आंतें भी कई बार अंदर से चिपक जाती हैं। कुछ झिल्लियां हैं जो पेट के अंदर ओमेंटम कहते हैं, वो इधर उधर जाके चिपक जाता है। और ऐसे पेट के अंदर लैप्रोस्कोप डालने के पूर्व
जो एक ट्रकार और कैन्यूला डाला जाता है उसको डालना बहुत खतरे से खाली नहीं होता। आमतौर पर पुस्तकों में भी यही लिखा गया है कि ऐसे केसेस नहीं किए जाने चाहिए, पर मैंने ये देखा है कि मैं अपने तरीके से जब इसे करता हूँ तो मैंने लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास, अपने 3 लाख में से 1 लाख के आसपास ऐसे जटिल ऑपरेशंस किए हैं और ईश्वर की कृपा है कि मेरे हाथ से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ और मैं सफलतापूर्वक ऐसे ऑपरेशन कर पाया हूं। इसीलिए कई बार जो जैसे दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जिन लोगों ने अभी अभी सीखा है या वरिष्ठ भी हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि वो ऐसे ऑपरेशंस करें और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस जो छूट जाते हैं उसके लिए कई जिले मुझे बुलाते हैं और ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसमें अधिकांश इसी तरह की महिलाएं होती हैं और मैं ईश्वर की कृपा से ये सारे ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर पाता हूं और अभी तक ईश्वर की कृपा मुझ पर रही। आपने इतने ऑपरेशन किए, 3 लाख से ज्यादा ऑपरेशन आपने परिवार कल्याण के किए, जिसमें आप शासकीय सेवक हैं, आपको तनख्वाह मिली, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। अगर आप कोई विशेषज्ञता हासिल करते से गर्भ नली वाले शिशु पैदा करने की तकनीक या मोटापा कम करने की तकनीक, तो उसमें एक ऑपरेशन में डॉक्टर लाखों रुपए कमाते हैं, तो आपको लगा नहीं कि आप करोड़ों रुपए की कमाई आपने छोड़ दी और नाहक देश सेवा करते रहे? मैं तो ये मानता हूं कि जब इस तरह के कोई सवाल मुझसे किए जाते हैं, आमतौर पर मानव स्वभाव लगभग एक जैसा होता है, पर कहीं कुछ संस्कार शायद ऐसे होते हैं जो आपको निर्देशित करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बचपन से कहीं बुजुर्गों का निर्देशन कहें, उनके आशीर्वाद कहें, कुछ ऐसी इच्छाएं कभी नहीं रही कि बहुत पैसा कमाया जाए। मन में ये जरूर रहा कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो कोई दूसरा नहीं कर पाया है। शायद यही प्रवृत्ति थी या यही एटीट्यूड था जिसकी वजह से मैं कुछ हट के ये काम कर पाया। हालांकि जो काम मैं करता था, इस काम को करने में मुझे बहुत प्रोत्साहन कभी भी नहीं मिला। शुरुआत के दिनों में जब कभी किसी ने मुझे किसी से परिचय करवाया, कहा कि ये डॉक्टर हैं जिन्होंने नसबंदी के बहुत ऑपरेशंस किए हैं, तो मुझे कोई बहुत तवज्जो नहीं मिली। ये तो अब जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में मेरा नाम आया या मीडिया में कहीं लोग मुझे पहचानने लगे, तब कहीं जो रिकॉग्निशन मिला उसके बाद से लोग मुझे सम्मान देने लगे। अन्यथा ये बहुत ही ऐसा काम था जिसमें मुझे कोई बहुत न तो परिवार से, न माता पिता की ओर से, न समाज मित्रों की ओर से इसमें किसी तरह का प्रोत्साहन मिला, लेकिन मैं करता चला गया। बढ़ती आबादी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जी, लेकिन न तो मीडिया का ध्यान इस तरफ है, न हमारे नेता इस बारे में खुलकर कोई बात कहना चाहते। ऐसा क्यों? ये सवाल मेरे ख्याल से सन 75-76 से जुड़ा हुआ है जी। उस समय जो हुआ, कहीं जो वांछित नहीं था, शायद कुछ इस तरह का भी हुआ और पता नहीं क्यों एक भय सबके दिमाग में बैठ गया है कि इस तरह की बात करने से न जाने क्या होने वाला है। तो कहीं न कहीं राजनीतिक और प्रशासकीय मंशा बहुत ज़्यादा इसे सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम को अपने प्रमुख कार्यक्रमों के बतौर लिया और पिछले 2 साल परिवार नियोजन ऑपरेशन परिवार नियोजन वर्ष की तरह मनाया गया और जिसमें सन 2010 और 11 का जो वर्ष था, इसमें हमने सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की और देश भर में प्रथम स्थान पाया था। और पिछला वर्ष भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा था। इस बारे में काफ़ी जागरूकता लोगों में। ऑपरेशन आप करते हैं जी जी, व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करता है, लेकिन इनाम मिलता है कलेक्टरों को, क्या कहेंगे आप? हमें भी आप इनाम दे तो रहे हैं क्योंकि हमेशा कलेक्टर को सम्मानित किया था कि फलां जिले के कलेक्टर ने सबसे ज्यादा परिवार कल्याण के ऑपरेशन करवाए और उन्हें सम्मान मिलता है। तो ये बात अलग है कि आप उस दिशा में बात नहीं करना चाहते। कौन से खास ऑपरेशन है जिसमें आपकी विशेषज्ञता हासिल है? परिवार कल्याण के कौन से ऑपरेशन है और दुनिया के कई देशों में आपको बुलाया गया, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, आप नहीं गए, क्या कहानी है? मैं परिवार नियोजन के सिर्फ नसबंदी ऑपरेशन ही नहीं करता। मैं मानता हूं कि जब हम लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करते हैं तो लोग एक बच्चे पर, 2 बच्चों पर अपनी नसबंदी ऑपरेशन करा लेते हैं। कहीं कहीं दुर्भाग्य से कभी कभी किसी के एक बच्चे की यदि क्षति हो जाती है तो
उसे ये लगता है कि काश ये नसबंदी नकली होती, और वो चाहता है कि किसी तरह से यदि उसकी नसबंदी वापस जोड़ी जा सके तो वो और वो बच्चा जो चला गया शायद उसको वापस बुलाया जा सके, या एक नए जो संतान उसे जो चाहिए है, कई बार वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जिसकी वो अपेक्षा करते हैं वो उसे फिर से प्राप्त हो। तो ऐसे केसेस के लिए जो ऑपरेशन है, रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन कहते हैं उसको, ट्यूबोप्लास्टी, वासोग्राफी, इन ऑपरेशनों के नाम हैं। इन ऑपरेशनों को करने के लिए हमारे पास बहुत सुविधा नहीं है। मैं ये चाहता था कि शासकीय तौर पर भी कुछ ऐसे केंद्र स्थापित हों जहाँ पर बिल्कुल मतलब खास तौर से इस तरह के ऑपरेशन ज़्यादा किए जाएं। तो इसी दिशा में मैंने शासन को एक प्रस्ताव भेजा था कि एक ऐसा केंद्र स्थापित होना चाहिए जहां पर रिप्रोडक्टिव सर्जरी, मतलब प्रजनन से संबंधित जितनी भी परेशानियां, चाहे वो नसबंदी हो, नसबंदी किसी भी प्रकार से, महिला हो चाहे पुरुष नसबंदी हो, या नसों को वापस जोड़ने के ऑपरेशन हो, ऐसे सारे ऑपरेशन किए जाएं और निःशुल्क किए जाएं। तो शासन ने इस पर अपनी स्वीकृति देकर के कुछ पैसा सैंक्शन किया था, और मल्हारगंज पॉलीक्लिनिक की बिल्डिंग में उस संस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन चुका है। इसे सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्किल रिसर्च एंड काउंसलिंग नाम दिया गया है, जिसमें हम लोगों को प्रेरित भी करेंगे, लोगों को समझाइश भी देंगे, लोगों की जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो नसबंदी हो चाहे नसों को जोड़ने का हो, इस तरह के ऑपरेशन भी उसमें हम करेंगे, ऐसा हम सपना लेके चल रहे हैं। तो कहाँ पहुंचा आपका ये सपना भी? इसमें पिछले साल 25 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, और उससे बहरहाल बिल्डिंग के रिनोवेशन का काम हुआ है और प्रक्रिया जारी है। स्टाफ मिलेगा और साधन मिलेंगे तो हम ये काम जल्दी शुरू कर देंगे। यानी जिस काम के लिए पैसा मिला उसके बजाय बिल्डिंग के रिनोवेशन पे खर्च कर दिया गया। हाँ, क्योंकि ऐसी एक जगह की भी तो ज़रूरत थी जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जैसा वो दिखाई दे, जहाँ पर एक हॉल हो, जहाँ पर डॉक्टर के बैठने की जगह हो। इस तरह की कोई जगह दूसरी थी नहीं जहाँ पर उसका विकास, मतलब इस तरह इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। खरगोन के आस्था ग्राम ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं, ये ट्रस्ट क्या है, क्या करता है ये? खरगोन का आस्था ग्राम ट्रस्ट जो है ये मैं जब खरगोन जिले में पदस्थ था तब मुझे इस संस्था का बाय नेम नाम से ट्रस्टी बनाया गया था, और वहाँ पर हम लोग ने पहले कुष्ठ रोगियों को बसाया था, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश हम करते रहते थे। वहाँ रहते हुए मैं नियमित तौर पर वहाँ पर जाता था और उनकी मदद करने की कोशिश करता था। बाद में ये आस्था ग्राम ट्रस्ट सिर्फ कुष्ठ रोगियों को नहीं, सब तरह के जो विकलांग हैं, जो मानसिक तौर पर विकलांग हैं और नाक कान श्रवण बाधित हैं, तो ऐसे सारे लोगों को हम रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हमारा एक हॉस्टल चलता है जिसमें 50 बच्चे हैं। मानसिक जो रोगी हैं, मानसिक रोगी नहीं, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, उनका एक स्कूल चलता है। हम महिलाओं को, आसपास की जो स्लम एरियाज की महिलाएं हैं, उनको संगठित करके उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उनको कुछ स्किल सिखाते हैं, उनके भी पुनर्वसन की हम कोशिश करते हैं। क्रच चलता है, जो मजदूर महिलाएं अपने काम पर जाती हैं, उनके बच्चे वहाँ पर रहते हैं। एक ऐसा मेरा तेरा करके एक हमने एक स्टोर खोला हुआ है जिसमें हम चारों तरफ से जो हमको दान मिलता है, कपड़े या कोई भी और दूसरे साधन, उनको हम रख देते हैं और लोग एक निश्चित दिन आकर के उसमें अपने पसंद की चीज़ें उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। उनको दिया नहीं जाता, लोग आते हैं और आकर के अपने, किसी को अपना शर्ट अच्छी लगी तो शर्ट लेके जाता है, किसी को पैंट अच्छी लगी पैंट लेके जाता है, किसी को जूते चप्पल अच्छे लगे तो जूते चप्पल लेके जाता है। तो इस तरह से लोगों की मदद हम करने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर हम ये काम कर रहे थे वो बिल्कुल बैरन थी, बिल्कुल एक नंगा पहाड़ सा था। उस जगह पर हमने लगभग 5000 हरे भरे पेड़ लगाए हैं, जो एक बहुत खूबसूरत जगह बन गई है। कोई भी व्यक्ति, कितने साल लगे इससे बनाने में और कहाँ है? इससे करीब 18 साल लगे हैं। खरगोन के पास एक जगह है जुलवानिया नाका, रहीमपुरा करके जगह है, तो रहीमपुरा में ये जगह है जहाँ पर आस्था ग्राम। 18 साल में आपने 5000 पेड़ लगा दिए। आप जाते हैं कैंपों में, परिवार कल्याण के शिविर लगते हैं, तो रात भर, दिन भर, 3 रात 3 दिन आप वहाँ पे रुके रहते हैं और लगातार साल भर ऐसे प्रयोग चलते हैं। हम 10 दिन से आपको बुला रहे थे हमारे स्टूडियो में, 10 दिन में आपको मौका मिला। तो जब
परिवार के लोग तो बड़े नाराज होते होंगे इसमें कि ये कहाँ फंस गया। हाँ, परिवार के लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझसे बहुत लोग खुश नहीं हैं। मेरे बच्चे भी बहुत खुश नहीं होते हैं। अभी जब 3 लाख ऑपरेशन मैंने पूरे किए तो मुझ में उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी मेरे बच्चों में थी। वो दिन भर से रोज मुझे पूछते थे कि पापा आप कितने बचे, अब कितने हो गए, आप कितने बचे, अब कितने हो गए। मैं उन्हें बताता जाता था। शाम जिस दिन रात 11 बजे मैंने 3 लाखवां ऑपरेशन किया, तो जब उसको मैंने अपनी बेटी को, छोटी बेटी को, जब मैंने इस बात की सूचना दी कि मेरे 3 लाख ऑपरेशन पूरे हो गए हैं, तो उसने मुझे SMS किया, क्योंकि मैं ऑपरेशन कर रहा था, वो बात नहीं कर पा रही थी मुझसे। तो उसने लिखा था कि पापा अब 3 लाख पूरे हो गए हैं, अब 1 महीने की छुट्टी ले लो। जो छुट्टी आपने नहीं ली वो छुट्टी मैं नहीं ले पाया। चलते चलते एक सवाल, समय कम है हमारे इस कार्यक्रम में, उन लोगों को जिन्होंने परिवार कल्याण के ऑपरेशन कराए हैं, पुरुष हो या महिला या जो कराने वाले हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे, कैसे सावधानी वो बरतें? पुरुष हो या महिला, उन दोनों को अलग अलग तरह की सावधानियों के लिए हम लोग समझाते हैं। वो पुरुषों की काउंसलिंग अलग तरह से होती है, क्योंकि पुरुषों के मामले में जो स्टरलाइजेशन है, मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं हो पाता, उन्हें 3 माह तक या 20 बार सहवास करने तक अन्य साधन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अंडकोश को सहारा देने के लिए कुछ एक लंगोट जैसी चीज़ या एक टाइट जांघिए को पहनने की सलाह दी जाती है। भारी वजन नहीं उठाएं, इस बात की सलाह दी जाती है। और महिलाओं के मामले में तो बहुत ज़्यादा सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। 2-3-4 दिन आराम करने के बाद में अपने नियमित काम में वो लौट सकती है, जो दूरबीन पद्धति से होती है। पर अन्य पद्धतियों से होने वाली, जैसे जो पारंपरिक पद्धति से महिला नसबंदी होती है, तो उसमें 7 दिन तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, और उसके बाद वो अपने स्टिचेस निकलवा करके घर जाती हैं और कुछ दिन आराम करके अपने सामान्य जीवन में प्रवृत्त हो सकती हैं। पर पुरुषों को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो 3 माह तक या 20 बार सहवास करने तक किसी अन्य साधन का उपयोग करें, क्योंकि जहाँ से हम शुक्रवाहिनी को बाधित करते हैं, उसके बचे हुए भाग में करोड़ों और अरबों की तादाद में शुक्राणु बचे हुए रहते हैं। वे गर्भधारण का कारण बन सकते हैं। इसलिए जांच करने के उपरांत ही, मतलब ऑपरेशन के 3 माह बाद जांच करने के उपरांत ये तय किया जाता है कि उसका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर पंत, आप हमारे स्टूडियो पर आए, आपने हमसे बातचीत की, और निश्चित ही हम इस बात के लिए आपकी दाद देते हैं कि समाज सेवक या समाज के लिए महत्वपूर्ण वे लोग नहीं जो रोज विज्ञप्तियां छपवाते हैं अखबारों में, अपने नाम के विज्ञापन और इश्तेहार देते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपका योगदान इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे स्टूडियो पर पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। न्यूज़ बेकर से फिलहाल इतना ही।